वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, मैग्नेटोगाइडिक रेशियो और रेजोनेंस के बारे में। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक्स क्या हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था यहाँ न्यूक्लियर का क्या मतलब है, मैग्नेटिक का क्या मतलब है, रेजोनेंस का क्या मतलब है। यानी मैंने आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो था रिलेटेड टू एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वो ब्रीफली आपको बताया था कि हमारे पास इस लाइन का या इस वर्ड का एक्चुअली मीनिंग क्या है। उसके अलावा मैंने आपको बेसिक्स बताई थी कि कौन कौन से न्यूक्लियाई मैग्नेटिकली एक्टिव हैं जिसकी वजह से वो एनएमआर के अंदर एक्टिविटी शो करते हैं। यानी हमारे पास कौन से न्यूक्लियाई एनएमआर के अंदर यूज हो सकते हैं फॉर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कौन से न्यूक्लियाई जो है वो एनएमआर इनएक्टिव है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उससे स्ट्रक्चर का पता चलता है, तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है पूरी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो क्या है। और इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ और भी बातें बताई थी, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा डिटेल के साथ देखेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के बारे में। देन मैं आपको बताऊंगी कि मैग्नेटोगाइडिक रेशियो जो कि एक टर्म यूज होती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, वो चीज़ क्या है और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी से रेजोनेंस का फिनोमिना कैसे होता है। सो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, हमारे पास यहाँ अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है। जब मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज कि हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, हमारे पास एक जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेट है और हमारे पास आपका जो न्यूक्लियाई है वो एक्सटर्नल मैग्नेट के अलाइन हुआ है उसका मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये उसका एन टर्मिनल और ये उसका एस टर्मिनल है। और यहाँ हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेट का एन टर्मिनल और ये एस टर्मिनल है। इट मीन्स कि हमारे पास जो यहाँ आपका ये जो न्यूक्लियाई है वो इस तरह एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिज्म की वो हमारे पास टुवर्ड्स है एस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट। अब हुआ कुछ यूं कि जब ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो है इसकी डायरेक्शन है, तो हमने जो है वो एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन दी थी, अगर आपने बेसिक प्रिंसिपल पहला देखा हो। अब ये जो आपने रेडिएशन इसको दी थी, एज ए रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि एक खास फ्रीक्वेंसी पे जाकर ये रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करेगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगेंस्ट दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, यानी इसका एन टर्मिनल यहाँ पे आ जाएगा और एस टर्मिनल यहाँ पे हो जाएगा। अब ये जो उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की है, ये हमारे पास एक्चुअली एनर्जी कितनी है, ये वो एनर्जी है जो इसकी ये हमारे पास एनर्जी से और इस एनर्जी के दरमियान वाली, यानी जो ये एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है कोई भी फ्रीक्वेंसी की, वो हमारे पास किस पे डिपेंड करती है कि हमारे पास इसकी पहले स्टेट क्या थी और जब वो लास्ट पे स्टेट बना रहे हैं तो उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर है। इट मीन्स कि इन दोनों के डिफरेंस के, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो है अपना मैग्नेटिक फील्ड रख लेता है तो इसकी एनर्जी हो जाती है लो। ठीक है, लेट्स सपोज इसकी एनर्जी जो है वो हमारे पास है +1/2 फॉर्म में। ठीक है, यानी हमारे पास ये लो एनर्जी है इसकी। लेकिन जब ये अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड जाता है बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, तो इसकी जो एनर्जी है वो हाई हो जाती है, जो कि -1/2 होती है। ठीक है, अब ये जो दो एनर्जीज हैं इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है एनर्जी ऑफ ऑब्जॉर्प्शन के, यानी जो एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है वो डिपेंड करती है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, और वो इक्वल है एच वी। यानी हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन दी हुई है उसका एज प्लैंक कांस्टेंट के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करो तो उसके इक्वल होती है ये एनर्जी। और ये एनर्जी इज इक्वल किसके है, हमारे पास जो हमारे पास हाई लेवल की एनर्जी है उसमें से आप माइनस कर दो लोअर लेवल की एनर्जी को, तो उसके इक्वल है। इट मीन्स कि हमारे पास एनर्जी उतनी अब्जॉर्ब होगी जितनी कि उसे चाहिए, यानी ये क्वांटाइज प्रोसेस है। ठीक है, क्या प्रोसेस है, क्वांटाइज प्रोसेस है। यानी ये नहीं है कि अगर आप जो है लेट्स सपोज के इसको इस तरह हमारे पास अगेंस्ट द फील्ड प्रोटॉन को जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है 4 हर्ट्स। लेट्स सपोज मैं वैसे एक एग्जांपल ले ली कि 4 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ये ऑब्जॉर्व करेगा तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग इसे एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो वो उतनी ही जब 4 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर आके गिरेगी तब ही वो उतनी ही ऑब्जॉर्व करेगा। आप 5 गिराओ, 3 गिराओ, 3.9 भी गिराओ, लेकिन वो इसे ऑब्जॉर्व नहीं करेगा। यानी एनर्जी वो वाली ऑब्जॉर्व होगी जो कि उस फ्रीक्वेंसी रेंज में हो, जो कौन सी एनर्जी को करस्पॉन्ड करे, जो हमारे पास हाई एनर्जी लेवल और लो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के मिड वे आती हो। ठीक है, यानी इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो। इसके अलावा हमारे पास एक और रिलेशन देखा गया कि जो डेल ई है, यानी हमारे पास क्या है, एनर्जी डिफरेंस है, यानी एनर्जी जो ऑब्जॉर्व हुई है वो किसके इक्वल है, एफ बी नॉट। यानी यहाँ पे हमारे पास जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डेल्टा ई जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी नॉट के।
और बी नोट हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। यानी अगर आप एन और एस, ये जो आपने एन और एस यूज किए हुए, इसकी आप क्या करो, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ा दो। लेट्स सपोज कि पहले हमारे पास ये कुछ और थी, यानी हमारे पास 1 टेस्ला था और बाद में आपने उसको क्या कर दिया, 1.4 टेस्ला कर दिया, ठीक है। तो 1 टेस्ला से 1.4 टेस्ला जब आप इंक्रीज करोगे तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि वो जो आपका प्रोटॉन है उसको उसके अगेंस्ट जाने के लिए, उस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के अगेंस्ट जाने के लिए ज़्यादा कुव्वत चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एज ए रिजल्ट वो ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा। जब हाई रेडिएशन की एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, इट मीन्स कि हाई एनर्जी उसके अंदर आएगी, एज ए रिजल्ट वो अगेंस्ट चला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, एक्सटर्नल के। और हमारे पास पीक शो होंगी इन रिकॉर्डर और हमें पता चल जाएगा ये एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई है। यानी हमारे पास ये इसकी लो एनर्जी स्टेट है, लो एनर्जी स्टेट से इसने हाई एनर्जी स्टेट -1/2 पे जाना है, तो इसके लिए उसको एच वी जो है वो वाली रेडिएशन अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, जो कि करस्पॉन्ड करती है इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था कि हमें जितनी एनर्जी चाहिए उसके हिसाब से जो है वो जो हमारे पास एटम है वो अब्जॉर्ब करता है, और इट इज़ कॉल्ड एज क्वांटाइज प्रोसेस। यानी अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है, एक क्वांटाइज प्रोसेस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटोगाइडिक रेशो। अब मैग्नेटोगाइडिक रेशो क्या होती है कि जो हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, उसके मैग्नेटिक मूवमेंट और उसके एंगुलर मोमेंटम के दरमियान जो डिफरेंस आता है, मतलब जो रेशो होती है, वो हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटोगाइडिक रेशो कहलाती है। यानी हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम और हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, उनका जो है वो रेशियो जो है वो क्या कहलाती है, मैग्नेटोगाइडिक रेशियो। और हर न्यूक्लियस की मैग्नेटोगाइडिक रेशियो दूसरे न्यूक्लियस से डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये हमारे पास H1 है, यानी हमारे पास प्रोटॉन है, इसकी मैग्नेटोगाइडिक रेशियो है 267.5 थी, ठीक है। अब दूसरी तरफ आपके जो ड्यूटेरियम एटम है उसकी कितनी है, 41.1। इसी तरह कार्बन 13 के 67.28। इट मीन्स कि तीनों की डिफरेंट है, तो मैग्नेटोगाइडिक रेशियो भी हर एटम न्यूक्लियाई की दूसरे न्यूक्लियाई से डिफरेंट होती है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड मैस एंड चार्जेस, ठीक है। अब हमारे पास अगर आप देखें तो H1 की अगर बात की जाए तो उसकी अबंडेंस है हमारे पास 99.98। और अगर आप 1 टेस्ला जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ करोगे तो वो 42.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब करके वो हमारे पास एक पीक शो करेगा। अगर आप मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दो 1.41, तो इसे 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए। 2.35 पे से 100 मेगाहर्ट्ज की, 4.7 पे 200 मेगाहर्ट्ज की एंड 7.05 पे से चाहिए 300 मेगाहर्ट्ज की। इट मीन्स कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है जितनी उसे चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे इसकी डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो डिपेंड किस पे करती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के ऊपर, कि हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी है। इसी तरह ड्यूटेरियम के अंदर भी 1 अगर हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है तो उसके लिए 6.5 मेगाहर्ट्ज की चाहिए, 1.108 पे है कार्बन 13 को 1, ये हमारे पास क्या था 1 टेस्ला के ऊपर से 10.7 चाहिए। इट मीन्स कि हमारे पास डिपेंड करता है कि हमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, एज रिजल्ट उस हिसाब से आपकी क्या चाहिए होती है, फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए होती है। तो ये हमारे पास कहलाते हैं जो है वो हर एक की डिपेंडेंस कहलाती है एनर्जी की ऑन इट्स फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि हमारे पास बी नोट से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिसिशन के बारे में। प्रिसिशन हमारे पास क्या होती है, एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेटेड है अबाउट रेजोनेंस, यानी हमारे पास रेजोनेंस का फिनोमेना समझने के लिए उससे पहले आपको प्रिसीजन का पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर आपको अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह हमारे पास कोई भी रेडिएशन जो है अब्जॉर्ब होती है और हमारे पास जो न्यूक्लियाई है जो कि पहले एक हमारे पास सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो वो अगेंस्ट द फील्ड जाता है, ठीक है। तो और उसका जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी अगेंस्ट चला जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, एज ए रिजल्ट हमारे पास अब्जॉर्प्शन शो होती है। एक्चुअली इसी प्रोसेस के दरमियान एक फिनोमिना हो रहा था प्रेसिशन का। ये हमारे पास क्या होता है, व्हेन magnetic field is applied, the nucleus begins to precess about its own axis of spin with angular frequency which is called as Larmor frequency. What does it mean?
हमारे पास जैसे आपने स्पिनिंग टॉप देखा होगा, वो जब मूव कर रहा होता है ना, तो एक जैसे हमारे पास, अगर आप यहाँ पे इसको कंसीडर कर लो, ये हमारे पास है स्पिनिंग टॉप, जैसे कि ये एक बना हुआ है। तो जब आप उसको इनिशियली मूव करवा रहे होते हैं तो वो अपने ही यहाँ पे पॉइंट पे जब वो मूव कर रहा होता है, ठीक है, वो स्पिन कर रहा होता है। लेकिन एट दी एंड एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो कुछ यूं मूव करना शुरू हो जाता है। पहले वो जिस तरह ये एक प्रोटॉन जो है वो स्पिन कर रहा है, ठीक है, अपने ही एक्सिस के राउंड इस तरह कर रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर आप उसको देखते हो कि वो क्या करना शुरू हो जाता है, ऐसे करके उसकी जो मिड वाला पॉइंट है, अगर आप ये कंसीडर करो उसका मिड पॉइंट है, तो वो इस तरह हमारे पास जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाता है इन अ सर्कुलर फॉर्म। यानी हमारे पास एक सर्कुलर सा, यानी यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो उसका अगर आप सर्कुलर पॉइंट उसको कंसीडर करो तो वो एक ही पॉइंट पे रहता है, क्योंकि वो अपने ही एक्सिस के राउंड जो है वो मूव कर रहा होता है आपका स्पिनिंग टॉप। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उसका जो मिड पॉइंट है वो यूं प्रिसेस करना शुरू हो जाता है। ये जो हमारे पास फिनोमिना होता है जिसमें एक खास एक तो वो ऐसे लट्टू घूम रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही ऐसे भी घूमना शुरू हो जाता है। यानी अगर उसके सर्कुलर पॉइंट को देखो तो मिड वाले पॉइंट को देखो तो वो कुछ यूं इस तरह घूमना शुरू हो जाता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास एक फिनोमिना होता है जिसे कहते हैं प्रिसीजन। यानी हमारे पास ये जो मूवमेंट है ना इसकी, ये हमारे पास कहलाती है प्रिसीजन। इसी तरह हमारे पास होता है न्यूक्लियाई के केस में। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके पास कोई भी हमारे पास हमने प्रोवाइड नहीं की इसके ऊपर रेडिएशन वगैरह, ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन वो हमारे पास अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है। यानी इसका जो मिड वाला पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे फिक्स है। यानी हमारे पास उसका जो सेंट्रल एक्सिस है वो एक ही जगह फिक्स है, जबकि वो खुद जो है वो स्पिन कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो ये अभी तक आपका कॉन्सेप्ट यही था कि वो हमारे पास क्या करता है, अकॉर्डिंग टू बेसिक कॉन्सेप्ट, वो हमारे पास पहले यूँ होता है, ठीक है, एन और एस उसका जो है वो अगेंस्ट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है वो इसी फॉर्म में रहता है। लेकिन वो ऐसे नहीं होता, यानी वो इस तरह मूव करने की बजाय, अगर हम यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लेट्स सपोज हमने रखा हुआ है अपना, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो ये प्रोटॉन है वो क्या कर रहा होता है कि आपका जो प्रोटॉन है वो अपने एक्सिस के लॉन्ग तो मूव कर रहा है, लेकिन उसका जो मिड वाला पॉइंट है वो प्रिसेस भी कर रहा होता है। इसकी आप वीडियो भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको जो है वो दिखाया भी होगा कि किस तरह हमारे पास प्रिसीजन का अमल होता है। आप स्पिनिंग टॉप का देख सकते हैं, या बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसके अंदर प्रिसीजन का अमल हो रहा होता है। जब वो जैसे वो उसको रोटेट करवाते हैं, पहले वो अपने एक्सिस के लॉन्ग घूम रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करते हैं, हमारे पास वो प्रीसिस करना शुरू कर देते हैं। यानी कुछ यूँ होता है, हमारे पास 3 तरह की फॉर्म्स आती हैं प्रिसीजन के दौरान। अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो एक ये लेट्स सपोज एक पॉइंट पे वो यहाँ पे होगा, एक पॉइंट पे उसका यहाँ पे होगा, और एक पॉइंट पे वो यहाँ पे होगा। यानी हमारे पास कुछ यूँ इसका मिड पॉइंट जो है वो मूव कर रहा होता है, यानी ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है प्रिसीजन। इसको जो है वो आप देख भी सकते हैं ग्राफिकली यूट्यूब के ऊपर, आप जो है वो इसकी रियल जो वीडियोस हैं वो भी आप निकाल के देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है एक्चुअली अमल होता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट ये हमारे पास इस तरह नहीं आ जाता कि ये अपने ही एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा हो। यानी हमारे पास अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड शो करूँ तो ये यूँ नहीं होता कि बस इसने अपने ही एक्सिस के राउंड मूव करा है, बल्कि ये प्रिसीजन भी शो करना शुरू कर देता है। और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये प्रिसीजन कर रहा होता है, यानी इसका जो सर्कुलर पॉइंट है जिस फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहा होता है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है लार्मर फ्रीक्वेंसी। यानी हमारे पास जब भी प्रिसीजन का वर्ड आएगा तो उसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन या किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर प्रिसीजन वर्ड आएगा, ठीक है। और वो हमारे पास प्रिसीजन क्या हो रही है, जो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ हो रही है वो कहलाती है लार्मर फ्रीक्वेंसी। अब लार्मर फ्रीक्वेंसी के जो है वो लार्मर फ्रीक्वेंसी है जब एक्सटर्नल आप कोई भी रेडिएशन अप्लाई करते हो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होती है, तो देन एज ए रिजल्ट हमारा क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो जाती है, ठीक है। यानी हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे मैं ये आपने क्या किया, ये एक आपका प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन पहले बिल्कुल लेट्स सपोज किसी भी रैंडम मोशन में था, बाद में आपने जब फील्ड अप्लाई किया तो ये उसकी मोशन होगी, ठीक है। अब एक पॉइंट पे वो अपने एक्सिस के लॉन्ग तो मूव कर रहा है, उसके साथ साथ ये प्रिसेस भी कर रहा है। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास उसका जो मिड वाला पॉइंट है वो कुछ यूं जो है मोशन शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे शो हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये प्रिसेस कर रहा है, एक तो इसकी अपनी भी स्पिनिंग वाली मोशन है वो तो हो रही है, लेकिन इसके साथ ये प्रिसीजन कर रहा है। और इस प्रिसीजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 मेगाहर्ट्ज है। इट मीन्स कि जब 60 मेगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब होगी, हमारे पास इसके ऊपर फॉल होगी, देन ही वो अब्जॉर्प्शन शो करेगी और इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। और जब इसकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी तो ये हमारे पास क्या चला जाएगा, अगेंस्ट द
फील्ड चला जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास क्या हो रहा है, अगेंस्ट द फील्ड जाने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, जो कि करस्पॉन्ड करती है लार्मर फ्रीक्वेंसी को। अब आपकी थोड़ी सी, अब बेसिक लेवल से थोड़ा सा एडवांस हो गया। पहले आपने सिंपल ये कहा था कि एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, जो कि दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, लेकिन उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी है, जो कि है लार्मर फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की वो रेंज या वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्व होगी जो कि करस्पॉन्ड करती है लार्मर फ्रीक्वेंसी की। और लार्मर फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, लार्मर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी विद विच द स्पिनिंग टॉप, या हमारे पास कोई भी न्यूक्लियाई होता है वो क्या कर रहा होता है, प्रीसेस कर रहा होता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट वो फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्व होगी। ऑब्जॉर्प्शन होने के बाद हमारे पास क्या होगा, एट दी एंड आपका जो न्यूक्लियाई है वो अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा। और यही सारा प्रोसेस जिसके अंदर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रही होती है, लार्मर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्व हो रही होती है, इट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। यानी हमारे पास रेजोनेंस इज एक्चुअली दी ऑब्जॉर्प्शन प्रोसेस, यानी आपका एनर्जी ऑब्जॉर्व हो रही है, आपकी रेडिएशन ऑब्जॉर्व हो रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लार्मर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग है। एज ए रिजल्ट आपका जो न्यूक्लियाई है वो अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा। और ये जब अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा तो आपके पास एक हमारे पास सिग्नल पहुंचेगा रिकॉर्डर के पास, जिसको आप एम्पलीफाई कर लोगे। और एज ए रिजल्ट ये आपका एक फिनोमिना हो गया जिसको कहते हैं रेजोनेंस। होप सो आपको तीनों टर्म्स, न्यूक्लियर, मैग्नेटिक, रेजोनेंस, ये तीनों टर्म्स जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज होती हैं वो क्लियर होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।